गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे आप सब। लेसन 6 का जो चैप्टर जो चल रहा था हम लोग का वंशागति का आणविक आधार, जो कंटिन्यू हमारा बैच चल रहा है और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस को भी दिए थे। आप लोग इसका जवाब थोड़ा देते रहिएगा, ठीक है, ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ पढ़ाया हुआ किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे हम संरचना में आपके क्लास 4 में जो संरचना बताए थे उसमें कुछ शुरू का भाग जो कटा था, तो यहाँ से हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं एक शॉर्ट फॉर्म में और आपको समझा देते हैं। देखिए आपका जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के संरचना से मिलकर के ही डीएनए बना है, ठीक है। क्योंकि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक चेन ए आपका होता है और दूसरा श्रृंखला आपका ए होता है, ठीक है। ए ही आपका है जो सीढ़ी नुमा आपको दिखता है, देखिए दिखता है। अगर इसी को वाटसन एंड क्रिक मॉडल में देखा जाए तो ये डीएनए का 3D मॉडल के रूप में इस प्रकार से है इसकी संरचना दिखती है। इस प्रकार से इसकी संरचना है। इसमें अगर 3D बना दिया जाए तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नॉर्मल 3D हमने बनाया। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल का दिया हुआ था। इसी के बारे में हम आगे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसको खोलने के बाद सिरा जो है, अगर मानते हैं डीएनए का जो दो छोर हैं, दो स्टैंड हैं, ये दोनों आपस में किसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपस में नाइट्रोजीनियस बेस के साथ कनेक्ट होते हैं। और इसका एक सिरा अगर 5' या 5' होता है तो इसका अगला सिरा 3' होता है। अगर इसका एक सिरा 3' है तो उसका अगला सिरा 5' है। हमने ये भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपको 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है आपका पेंटोज शुगर, दूसरा आपका है नाइट्रोजीनियस बेस, और जो तीसरा होता है वो आपका होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, जिसमें ये जो सिरा जो बैकबोन ये देख रहे हैं, ये देखिए डीएनए का बैकबोन होता है। ये डीएनए का क्या होता है, बैकबोन होता है। यानी कि बैकबोन किससे बनता है, तो फॉस्फेट प्लस शुगर से मिलकर के बना होता है। फॉस्फेट प्लस शुगर इसी से मिलकर के इसका बैकबोन बना होता है। और अंदर की ओर जो आप देख रहे हैं ये बीच में ये अंदर की ओर जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, यानी अंदर की ओर जो होते हैं नाइट्रोजनी आपका क्षार होता है। नाइट्रोजनी क्षार डीएनए पे 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ता है। यानी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार डीएनए पे होते हैं, एडेनिन थायमिन साइटोसिन और गुआनिन। आरएनए में हमने बताया था कि यहाँ पे सिर्फ थायमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। अब देख अकेला यहाँ पर कोई नहीं होगा। अगर मानते हैं यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन आपका जरूर होगा, डबल बॉन्ड के साथ थायमिन आपका जरूर आएगा। अगर यहाँ पे मानते हैं कि थायमिन है तो यहाँ पर एडेनिन जरूर होगा, यानी कि अकेला कोई भी नाइट्रोजन क्षार आपका नहीं होगा। तो हमने ये बताया कि ये जो सिरा है ये बीच में जो अंदर की ओर जो होते हैं, तो देखिए बाहर के जो बैकबोन होते हैं फॉस्फेट प्लस शुगर से मिलकर के बने होते हैं। ये जो बैकबोन जो मेरुरज्जु डीएनए का होता है, और अंदर की ओर क्या होते हैं नाइट्रोजनियस क्षार। इसके स्ट्रक्चर में हम देखे थे, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने पेंटोज शुगर बनाया था। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर आप लोग अच्छा से बनाना सीख ले कम से कम। ये स्ट्रक्चर जो हो गया आपको पेंटोज शर्करा का हो गया, जिसमें आपको हाइड्रोक्सिल समूह जो है प्रेजेंट होते हैं। राइबोज में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिऑक्सी राइबोज में क्या प्रेजेंट होते हैं, आप उसको वहाँ से ध्यान से देख लीजिए जा करके, ठीक है। देखिए आगे पीछे लिखा हुआ रहेगा CH2OH OH CH2, इससे मत घबराइएगा। या फिर आपको कभी कभी ऐसा रहेगा कि C आपका यहाँ रहेगा और साइड में आपका क्या होगा, देखिए इस प्रकार से हम दिखाते हैं, या तो आपको इस प्रकार से दिखेगा, या तो OH CH2 को जो है इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। C है, यहाँ पे डबल आपका H हो गया, यहाँ पे एक आपका OH हो गया, ठीक है। नीचे तो ये बॉन्ड बनाए हुआ है ही, ये आपका बॉन्ड हो गया। क्योंकि कार्बन के लिए आपको कितने वैलेंसी चाहिए, 4, 1 2 3
4। ये भी हमने पिछले सेक्शन में बताए थे कि बैलेंसिंग किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, या कहीं पर अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो क्यों दिया हुआ है ये आप मिला सकते हैं। तो यह स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपको अलग अलग कभी कभी कोई लोग बताएंगे तो अलग अलग सेक्शन ढंग से बता सकते हैं। यहाँ पर फिर हमने बताया था कि शर्करा के साथ फर्स्ट कार्बन ग्रुप के साथ ये जो मीठा होगा इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे इसको बना दे रहे हैं, ये आपको मिटा दे रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार हम कह सकते हैं। नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा OH के स्थान पर जुड़ता है, OH के स्थान से जुड़ता है, ठीक है। ये आपको बेस चूँकि स्टार्टिंग में दिए थे, किसी कारणवश डिलीट हो गया, नहीं जा पाया, अपलोड हो गया, तो हम इसको यहाँ पे लिख दिए। देखिए नाइट्रोजनी बेस पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन के साथ, यानी कि नाइट्रोजनी बेस 4 आपको डीएनए पर है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अगर इसको न्यूक्लियोसाइड के रूप में देखा जाए तो ये आपका हो जाता है, एडेनिन को एडेनोसिन बोला जाएगा, गुआनिन को गुआनोसिन, थाइमिन को थाइमिनिन और साइटोसिन को साइटिडिन। अगर मानते हैं फॉस्फेट आप जोड़ रहे हैं तो मोनोफॉस्फेट हो गया आपका, मोनोफॉस्फेट एडेनोसिन या डिऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। इस प्रकार से इसके साथ देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, यहाँ कार्बन की शुरुआत करते हैं, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये आपका 5 कार्बन। तो जो पहला कार्बन जो है, पहला कार्बन में क्या होता है, प्राइमरी कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा OH के स्थान से जुड़ता है, यानी कि यहाँ पे जो OH है यहाँ पे OH हट जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार आकर के जुट जाता है। वो नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और गुआनिन भी हो सकता है, इसलिए हम कोई भी को यहाँ पे दर्शा देते हैं। हमने एडेनिन का भी पहले लेक्चर में स्ट्रक्चर बना चुके हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिएगा, तो फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह, ठीक है, पेंटोज शर्करा के, फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शर्करा के 5th कार्बन के साथ, ठीक है, 5th कार्बन के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा OH के स्थान पर जुड़ता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है, नाइट्रोजनी बेस फर्स्ट कार्बन के साथ, और जो फॉस्फेट समूह जो PO4 जुटेगा वो आपके किसके साथ जुड़ेगा, 5वें कार्बन। तो ये देखिए 5वां कार्बन यहाँ पे है, ये जो OH है इस OH के स्थान पर हम यहाँ से जोड़ देते हैं फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि PO4। तो ये चीज़ आप ध्यान से लिख लीजिएगा कि नाइट्रोजनी बेस पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा आपको जुड़ता है, किसके स्थान पे, OH हटेगा, हाइड्रोक्सिल, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल, ठीक है, हाइड्रोक्सिल हटेगा, OH वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे नाइट्रोजनियस बेस और 5th पर आपको कौन आएगा, फॉस्फेट ग्रुप। इसके साथ देखना हम लोग को कि अब मानते हैं कि एक न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड के साथ कैसे जुड़ता है। तो देखिए एक कंप्लीट एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, पेंटोज शर्करा ए हो गया, नाइट्रोजनियस बेस ए आपका हो गया, और फॉस्फेट ग्रुप ए हो गया, ए बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। यहाँ से फॉस्फेट का खाली हटा देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक न्यूक्लियोटाइड
दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ठीक है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप पहले न्यूक्लियोसाइड के तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ OH के स्थान से जुड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट हो गया नाइट्रोजनी बेस किस शर्करा के साथ जुड़ेगा, पहला कार्बन के साथ। फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा, पांचवा कार्बन के साथ। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस कार्बन के साथ जुड़ेगा आपको, तो ओ जुड़ेगा आपका तीसरे कार्बन के साथ। ठीक है, पहले हम एक न्यूक्लियोटाइड और बनाते हैं, छोटा सा हम बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, नीचे का अगर नहीं भी देखे तो ये सेम चीज है, ऊपर वाला हम सिर्फ दर्शा देंगे आपको, देख लीजिएगा। देखिए, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए पेंटोस शर्करा के पहले कार्बन से आपका क्या जुटेगा, नाइट्रोजनियस बेस, एडेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, साइटोसिन या गुआनिन कुछ भी। और OH के स्थान पे आपका क्या आएगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, PO4। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला होती हुई चली जाएगी। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, मानते हैं एक न्यूक्लियोटाइड है तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस प्रकार से जुड़ेगा, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप, है ना, दूसरा न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ग्रुप पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन ग्रुप के साथ जुड़ता है। तो ए आपका हो गया फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड आपका। ठीक है, तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। पहले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन ग्रुप, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा कार्बन ग्रुप है ना, OH के स्थान से जुड़ता है। ये जो OH है इसको हटा दीजिए OH को और यहाँ से फॉस्फेट को जोड़ दीजिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा से आपका जुड़ गया। और इसका हम सिरा भी बताए थे कि एक सिरा 5 प्राइम होता है तो दूसरा 3 प्राइम होता है, दोनों स्वतंत्र आपस में होते हैं। देखिए ये दोनों सिराएं आपस में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते हैं। हमने सीढ़ीनुमा संरचना बनाई थी कि जो इस प्रकार से दिख रहे हैं वो बिल्कुल इस प्रकार से आपके होते हैं, जिसके एक सिरा 5' है या 5 प्राइम तो दूसरा सिरा 3' या 3 प्राइम। अगर एक सिरा 3 प्राइम है तो इसका अगला सिरा क्या होता है, 5 प्राइम होता है। तो यही कारण है कि एक सिरा आपको 5 प्राइम में फ्री हो गया जो कि फॉस्फेट समूह होता है, और तीसरा जो नीचे का होता है वो आपका हाइड्रोक्सिल समूह स्वतंत्र होता है। एक कंटिन्यू बनता चला जाता है। पिछले लेक्चर में हम बता दिए संरचना को, आप वहाँ से देख लीजिए। ये 3 बातें थी जो आपको याद करने की चीज़ थी जो हमने यहाँ पे लिखवाया था। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं DNA की संरचना के बारे में। ठीक है, कि DNA पे क्या क्या चीज़ था, किस प्रकार से खोज हुई है। यहाँ तक सारी संरचना आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि DNA की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, और इरविन चारग्राफ ने क्या अपना नियम दिया था, इसके बाद DNA का वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था वो क्या था। ठीक है,
देखिए, एक डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना है, द्विकुंडली मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल को वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था उन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने 1953 ईस्वी में दिया था। लेकिन हम इससे पहले पढ़ेंगे चारग्राफ का नियम, यानी कि 1950 से पहले ये सारी चीज़ कुछ कमियां रही थी, ये सारी चीज़ को पता नहीं था कि डीएनए पे किस किस आधार पे क्या था, डीएनए पे क्या क्या पाया जाता है। इस सारी चीज़ को जानकारी तो 1950 के पहले ही हो गई थी, ठीक है। लेकिन इनमें कितनी कितनी मात्रा है, क्या क्या मात्रा है, साइटोसिन की क्या मात्रा है, इसकी क्या मात्रा है, इन सभी चीज़ की जानकारी नहीं थी। देखिए, तो एक डीएनए में इस प्रकार से यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार के बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर ये जो बॉडी जो देख रहे हैं, जो बैकबोन होता है, ये जो बैकबोन है डीएनए की, एक किससे मिलकर बना होता है, तो ये फॉस्फेट प्लस शुगर से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिए, पूरा बैकबोन फॉस्फेट प्लस शुगर का होता है, फॉस्फेट प्लस शुगर का। इनमें किसे किसे क्या क्या पाए जाते हैं, इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर बताएंगे। ध्यान रखिएगा, डीएनए का जो बैकबोन होता है वो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि फॉस्फेट प्लस शुगर से मिलकर के बने होते हैं, फॉस्फेट प्लस शुगर। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 परमाणु होते हैं, पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस अंदर की ओर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे इसके बैकबोन में शुगर प्लस फॉस्फेट आपको प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर हम सारे चीज़ को यहाँ पे दर्शा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। और डीएनए पे कैसे कैसे क्या चीज़ है, चारग्राफ ने अपना नियम क्या दिया था, क्योंकि 1950 से पहले सब चीज़ पता था कि क्या क्या था, लेकिन इसकी जानकारी नहीं थी कि इन पे क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर, ये आपका हो गया फॉस्फेट प्लस शुगर। तो ये आपके बैकबोन हो गए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डीएनए का दोनों सिरा बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। एक सिरा इनकी 5 प्राइम होती है, तो इनकी जो अगला सिरा होता है, जो इंड होता है, देखिए ये जो डीएनए है इसको हम बी डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। ये बी डीएनए क्या कहते हैं, क्योंकि ये राइट हैंडेड शेप में जो है इस प्रकार से घूमी हुई होती है और ये दक्षिणावृत्ति रूप में इसकी कुंडली खुलती है। यानी कि ये जो दोनों दिख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं किए हुए होते हैं, ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप के कारण, जो राइट हैंडेड शेप बनने के कारण जो है ये ऐसा दिखते हैं, ठीक है। इसके जो दोनों सिरे जो हैं ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। देखिए, एक 5 प्राइम सिरा, तो इसका दूसरा जो सिरा यहाँ पे मानिएगा ये 3 प्राइम होता है। यानी कि ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो एक सिरा 5 प्राइम, तो इसका अगला सिरा 3 प्राइम। ये 3 प्राइम 5 प्राइम क्यों होता है, हम बताए थे कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके कारण 5 प्राइम सिरा कहते हैं, और जो 3 प्राइम होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सिरा फ्री होता है। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम, अगर ये सिरा 3 प्राइम है तो इसका अगला सिरा क्या होना चाहिए, 5 प्राइम होना चाहिए। ये 5 प्राइम 3 प्राइम है। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि जो डीएनए है
इस डीएनए पे आपको बाहर जो है फॉस्फेट है और शुगर है, अंदर की ओर क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए में जो पाए जाने वाले जो अणु होती है, जो अणु जो होते हैं, इसकी जानकारी तो 1950 से पहले मिल गया था। ठीक है, लेकिन इसको कैसे कैसे अलग किया जाता है, कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसके लिए जो होता है 1950 में चारग्राफ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका बात बताया था। लेकिन इस चारग्राफ जो है, इससे पहले जो है एक विल्किंस और मॉरिस जो थे, वो वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने अपना एक्सरे निवर्तन के आधार पर इस सारे अणुओं को बताया था। उन्हीं अणुओं के आधार पर इरविन चारग्राफ ने क्या किए थे कि ये बताया थे कि जितना नाइट्रोजनी है उतना आपको क्या होगा, थायमिन है, जितना एडेनिन है, साइटोसिन, ये सारे चीज़ की मात्रा को बताए थे, जो मात्रा अभी हम लिखते हैं। पहले हम डीएनए की कुछ संरचना जो है इसकी समझ लेते हैं। तो ये सिरा आप समझ चुके होंगे। अंदर की ओर देखिए जो सिरे बने हुए हैं, इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बीच बीच में। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। आपको मानते हैं कि यहाँ पर जो है एडेनिन है। ठीक है, तो अगर एडेनिन है तो किसके साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ, थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके बाद मानते हैं कि साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो है ये गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी प्रकार से ये पूरी इसकी संरचना होती है डीएनए पे। इन चीज़ों को आप आसानी से दर्शा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, तो साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पे सारे चीज को हम यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, और ये कभी भी जो है क्या अकेला नहीं होते हैं, यानी कि इनकी मात्रा जो है हमेशा समान होता है। ये मॉडल कौन दिए थे, वाटसन एंड क्रिक ने दिए थे, यानी कि वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है 1953 में दिया था। किसके आधार पे, तो इरविन चारग्राफ के बाकी चीजों के आधार पे उन्होंने जो बताया था उसके देखते हुए सारी चीजों को वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एडेनिन है तो थायमिन, साइटोसिन है गुआनिन। ठीक है, अगर मानते हैं यहाँ पे गुआनिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर मानते हैं कि यहाँ पे साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन के साथ जुड़ेगा। एक कभी भी अकेला नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे कि यहाँ पर थायमिन है और एक किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। थायमिन हमेशा जो है साइटोसिन एडेनिन के साथ, या एडेनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो थायमिन एडेनिन के साथ आपका हो गया, या अगर यहाँ पे एडेनिन है तो हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनेगा, थायमिन के साथ। लेकिन अगर ये आपका रहेगा आरएनए रहेगा तो वहाँ पे एडेनिन जो है किसके साथ बॉन्ड बनाता है, यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये आप यहाँ से आपने देखा, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड बना दिए। यहाँ पे मानते हैं सी है तो ट्रिपल बॉन्ड जी हो गया। यहाँ पे अगर मानते हैं कि ए है तो डबल बॉन्ड टी हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो मॉडल हमने बनाया एक इस ऐसा बनाया कि देखने में 3D टाइप का लगे। ठीक है, हम इस प्रकार से इसको जल्दी में बना लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने दे दिया, यहाँ पे दर्शा दिया। नाइट्रोजनी बेस को फॉस्फेट प्लस शुगर इसके बन गए और ये अंदर की ओर आपके नाइट्रोजनी क्षार हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड आपको पता ही है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका हो गया एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस। देखिए पेंटोज प्लस शुगर और अंदर की ओर नाइट्रोजीनियस बेस, अगर हम इन तीनों को एक साथ मिला लें तो ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर में,
ध्यान से देखिएगा, जितनी सारी चीज़ों को बता रहे हैं ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड 3 परमाणुओं से, आपके फॉस्फेट ग्रुप हो गए, नाइट्रोजनियस बेस हो गए और आपके पेंटोज शर्करा हो गए। तो पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे बैकबोन में आ गए और अंदर की ओर जो है नाइट्रोजनियस बेस हो गए। तो ये तीनों एक साथ मिल गए तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी प्रकार से इधर एक न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों अगर मिलता है एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार से जितनी लंबी श्रृंखलाएं हैं ये सारे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होती है। अगर मानते हैं कि जब डीएनए का जब एक पूर्ण घुमाव होता है तो कितने बेस पेयर पे होता है? तो 10 बेस पेयर पर होता है। यानी कि देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यानी कि 10 बेस पेयर पर, ध्यान रखिएगा, यहां से अगर हम यहां पर 10 ले लेते हैं, ठीक है। डीएनए की संरचना को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम इरविन चार्ट ग्राफ के जो दिए थे, क्या बताया था उन्होंने, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस के मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसी प्रकार से डीएनए का एक जो पूर्ण घुमाव होता है वो एक पूर्ण घुमाव आपको कितना होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड के होता है। 10 नाइट्रोजनी बेस के जो पेयर्स होते हैं, जब 10 नाइट्रोजनी एक बेस पेयर में एक मतलब एक पूर्ण घुमाव में जो होता है 10 नाइट्रोजन बेस के पेयर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से देखिएगा, 3, 4, 7 और 3, 10 यहां पर आ रहा है, ये यहां पर आ रहा है आपका, ये टोटल 10। तो एक जो बी डीएनए जो होता है, देखिए डीएनए जो राइट हैंडेड शेप में होता है इसलिए इसको डीएनए बी डीएनए कहते हैं, यानी दक्षिणावर्ती रूप में घूमता है। जब ये घूमता है तो एक बार में 10 पेयर के साथ घूमता है। तो जो 10 पेयर की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं एक पिच। ध्यान रखिएगा, 10 नाइट्रोजनी बेस के जो पेयर होते हैं इसकी बीच की जो दूरी होती है वो एक पिच कहलाता है। एक पिच बराबर जो होता है हम इसे कहते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। यानी कि एक नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की दूरी होती है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिएगा, 10 न्यूक्लियोटाइड है आपका, 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड। एक पूर्ण घुमाव में डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर। ये जो 10 न्यूक्लियोटाइड के जो बेस पेयर होंगे उसको क्या बोला जाएगा? एक पिच। एक पिच की जो दूरी होती है वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगी? मानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगी? तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 से आप भाग दे दीजिए, 10 न्यूक्लियोटाइड है, 10 बेस पेयर है, तो आप यहाँ पे 34 में 10 से भाग दे देंगे तो आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो यहाँ पे और थोड़ा सा साफ से समझ लीजिएगा, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, इसी प्रकार से 10 न्यूक्लियोटाइड की जो दूरी होगी वो होगा 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम को हम कहते हैं एक पिच, और डीएनए का जो एक पूर्ण घुमाव होता है वो 10 बेस पेयर में होता है, यानी नाइट्रोजन बेस के 10 बेस पेयर में जो है एक पिच का लाया और इसे 34 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। और अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजनी बेस की जो दूरी होती है, यानी कि ये देखिए नाइट्रोजनी बेस जो आपस में जो जुड़े होते हैं इसकी जो व्यास होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देखिए 20 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो बीच की जो दूरी, जो दोनों स्टैंड होते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्टैंड है, इन स्टैंड के बीच की जो दूरी है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम को हम कहते हैं 2 nm भी हम कह सकते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर में जो होता है आपका 10 एंगस्ट्रॉम होता है। तो यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 2 नैनोमीटर, यानी कि जो डीएनए का जो दोनों जो छोर हैं, दोनों की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो 20 एंगस्ट्रॉम। 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी को हम कहते हैं एक पिच। ठीक है,
एक पिच या 34 एंगस्ट्रॉन और ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी हम कितना कर रहे हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो आप इसे देख लीजिए। तो इस संरचना में सारी चीज दर्शाया गया। ये आपको बैकबोन ए हो गया, ठीक है, ये डीएनए का हो गया बैकबोन। बैकबोन एक किससे मिलकर बना होता है, तो शुगर प्लस फॉस्फेट। डीएनए का जो बैकबोन होता है शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बना होता है। ये सारी चीज को आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जो होता है हम इरविन चारग्राफ के जो निवर्तन दिए गए थे इसके कुछ तथ्य को हम यहाँ पर टाइप करते हैं। तो आप इतने 3D मॉडल जो है डीएनए का स्ट्रक्चर है आप इसे उतार लें। तो ये इरविन चारग्राफ के नियम के अनुसार यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देखिएगा कि सर्वप्रथम मॉरिस विल्किंस एवं रोजलिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने डीएनए अणु की जो संरचना का अध्ययन जो है एक्सरे किरणें के आधार पर दिया था, ठीक है, कि क्या क्या अणु किस प्रकार से होते हैं। इसके बाद में इरविन चारग्राफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1950 ईस्वी में डीएनए पर पाए जाने वाले रासायनिक घटकों के आकलन द्वारा कुछ तथ्यों की जानकारी दिया, यानी कि जिसे हम इरविन चारग्राफ का नियम कहते हैं। यानी कि इरविन चारग्राफ ने बताया था, ऐसे तो डीएनए पे जो अणुओं की जानकारी थी 1950 से पहले ही हो गया था, ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने जो इरविन चारग्राफ ने था एक कमियां थी कि कितने कितने कौन कौन चीज़ डीएनए पे मौजूद होते हैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तो इसके बारे में जो स्पष्ट जानकारी इरविन चारग्राफ नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इनका कहना था कि डीएनए पर पाए जाने वाले जो रासायनिक घटक होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला जो पॉइंट है कि डीएनए पर प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन क्षार की मात्रा हमेशा पायरीमिडीन समूह के नाइट्रोजन क्षार की मात्रा के बराबर होती है। यानी इनका कहना है कि जितना जो होता है कि प्यूरिन की मात्रा होती है उतना ही मात्रा किसकी होती है, पायरीमिडीन की। और इसका जो स्टैंड होता है डीएनए का जो डबल स्टैंड होता है, तो एक तरफ का जो स्टैंड होता है प्यूरिन समूह होता है तो दूसरे तरफ का स्टैंड क्या होता है, पायरीमिडीन होता है। ये भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डीएनए में एक तरफ का स्टैंड प्यूरिन तो दूसरे तरफ का स्टैंड पायरीमिडीन क्षार का होता है। पायरीमिडीन क्षारों का होता है। देखिए कहीं पर भी दिक्कत लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यदि बताइएगा नहीं तो हमको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे लेसन 4 में जिसका अभी तक उतना जवाब लोगों का नहीं आ पाया। तो हमें जवाब चाहिए, जवाब दीजिएगा तो हम भी आपके साथ रेगुलर आपके साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। और जितने भी लोग हैं आपके साथ उन सभी को बताइए, उन सभी को भी जो है आप जानकारी दीजिए। देखिए इनका कहना था कि डीएनए पर जो प्यूरिन समूह के जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो हमेशा पायरीमिडीन समूह के क्षार के बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि प्यूरिन के अंतर्गत कौन आता है, आयरन और गुआनिन। पायरीमिडीन में कौन आता है, थायमिन और साइटोसिन। तो देखिए अगर डीएनए के स्टैंड में एक तरफ आपको एडेनिन है तो ए प्यूरिन हो गया और दूसरी तरफ यदि थायमिन है तो पायरीमिडीन समूह हो गया। तो ये कहा जाता है कि एक स्टैंड तरफ यदि प्यूरिन का स्टैंड है तो अगला तरफ का स्टैंड क्या होगा ना, पायरीमिडीन का होगा, ठीक है। यानी कि जो नाइट्रोजनी क्षार होता है एक तरफ प्यूरिन तो अगला तरफ पायरीमिडीन। अगर यहाँ पर देखते हैं कि ए पायरीमिडीन है तो अगला इसका क्या है, प्यूरिन है। तो इसका यही कहना है कि डीएनए पर प्यूरिन का जितना समूह होगा उसके अपोजिट क्या होगा, आपका पायरीमिडीन हो जाएगा। अर्थात A + G = T + C, यानी कि इसके समूह दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर होगा अभी हम तुरंत आपको बताते हैं। इसके बाद इनका कहना था इरविन चारग्राफ का कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा एवं फॉस्फेट हमेशा समान मात्रा में ही उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि कम चाहे बेसी। जैसे मानते हैं यहाँ पे एक नाइट्रोजनी क्षार है, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3 अणु की जरूरत होती है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनी क्षार। तो इन फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार भी हमेशा समान मात्रा में ही मौजूद होंगे, यानी जितना नाइट्रोजनी क्षार उतना ही फॉस्फेट प्लस शुगर। इसीलिए देखिए हम पूरे में फॉस्फेट प्लस शुगर को दर्शाए हैं। ध्यान रखिएगा, एक नाइट्रोजनी क्षार फॉस्फेट प्लस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार में भी फॉस्फेट प्लस शुगर, तीसरा में भी फॉस्फेट प्लस शुगर। इस प्रकार से ये होता है फॉस्फेट प्लस शुगर से।
इसके बाद कहता है कि इसमें प्यूरिन समूह का एडेनिन और गुआनिन एवं पायरिमिडिन समूह का थायमिन एवं साइटोसिन की मोरलता हमेशा समान होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि डीएनए पर जितने मात्रा जो होता है कि इसकी होती है, नाइट्रोजनी क्षारों में जितनी मात्रा जो है एडेनिन और गुआनिन का होता है, उतनी ही मात्रा थायमिन एवं साइटोसिन का होता है। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं कि कैसे इस प्रकार से होता है। यानी जितना थायमिन उतना एडेनिन, जितना एडेनिन उतना थायमिन, जितना साइटोसिन उतना गुआनिन, जितना गुआनिन उतना ही साइटोसिन। देखिए ये बॉन्ड जो देख रहे हैं, ये मोरलता जो है दोनों हमेशा 50-50 में ही होगा। इसके बाद कहता है डीएनए पर समक्षारों का अनुपात A+T = C+G किसी भी विशेष जाति के जीवों के लिए नियत होता है। यानी कि अस्थायी होता है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ, किसी भी जीवों में ये चीज आपका नियत होता है। ठीक है, फिर एक हमने लिखा डीएनए में एक तरफ का स्ट्रैंड प्यूरिन तो दूसरे तरफ का स्ट्रैंड क्या होता है, पायरिमिडिन क्षारों का होता है। ये प्यूरिन और पायरिमिडिन का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बात इन्होंने बताई थी इसमें कितने प्रकार से कैसे होते हैं। चलिए देखिए, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, घबराइएगा नहीं। एक एक चीज को आप विशेष ध्यान में रख करके सीखिएगा तो ये आपके लिए ही फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे बीच बीच में हम मिटाते हैं। इसको पहले देखते हैं कि डीएनए पे प्यूरिन समूह का नाइट्रोजन क्षार हमेशा पायरिमिडिन के बराबर होता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन को बनाइएगा भी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बेस पे, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, मानते हैं एक डीएनए पर, क्वेश्चन है एक डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड 4000 न्यूक्लियोटाइड है, 4000 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हैं। ठीक है, 4000 न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। इनमें से 300 एडेनिन की मात्रा है, 300 एडेनिन की मात्रा है। तो बाकी को बताएं, तो बाकी क्षारों की मात्रा को बताएं, क्षारों की मात्रा को बताएं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मानते हैं कि डीएनए पर 4000 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4000 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं जिसमें एडेनिन की मात्रा, ठीक है, जिसमें इनमें से 300 एडेनिन की मात्रा है। ठीक है, तो एडेनिन की मात्रा है तो बाकी सभी क्षारों को बताना है। यानी कि ध्यान रखिएगा, एडेनिन बराबर 300 है। ठीक है, तो बाकी आपको कौन कौन पता करना है, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हमेशा के लिए, याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड, एक डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए पर कुल 4000 न्यूक्लियोटाइडों की संख्या है। इन 4000 न्यूक्लियोटाइडों में से 300 जो होता है एडेनिन है। ठीक है, 300 जो संख्या है उनमें एडेनिन पाया जाता है। तो बाकी में क्या होगा, तो हमने लिखा था कि जितना डीएनए पर जितना एडेनिन की मात्रा होती है उतना ही किसका होता है, थायमिन की होती है। जितना साइटोसिन का होगा उतना ही मात्रा क्या होगा, गुआनिन का होगा। तो अगर यहाँ पे एडेनिन की मात्रा, सबसे पहले बॉन्ड बनाते, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, गुआनिन के साथ। ठीक है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ। अब यहाँ पे यदि एडेनिन की मात्रा 300 है, यहाँ पे मानते एडेनिन की मात्रा 300 है, तो थायमिन की भी मात्रा क्या होगा, सेम होगा। तो इसकी भी कितना हो जाएगा, 300 हो गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड में टोटल कितना है, 4000। तो देखिए 4000 में से ये आपका 300 300 600 आपका घट गया, तो कितना बच गया, 3400। ठीक है, अब 3400 न्यूक्लियोटाइड में से जितना न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन का है उतना ही मात्रा किसका है, गुआनिन का है। तो दोनों को बराबर करने के लिए या हमेशा किसी भी अंक को समान मात्रा में करने के लिए हम कितना से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। ठीक है, जब 2 से भाग देंगे तो ये 17 दूनी कितना होगा,
34 1700। तो इसकी मात्रा 1700 जो होगा साइटोसिन और 1700 ही क्या होगा गुआनिन की मात्रा हो जाएगी। तो ये आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। इसको फिर से देखिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज लगेगा शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 2 4 5 बनाएगा समझ में आ जाएगा। एक डीएनए पर 4000 न्यूक्लियोटाइड है, या अगर हम परसेंट दे दें कि मानते हैं कि एक डीएनए पर 18% जो है साइटोसिन की मात्रा है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज है तो मान के चलते हैं 100। तो अगर 18% साइटोसिन की है तो बाकी अगर गुआनिन की मात्रा बताइए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम अभी 4-5 क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर कराएंगे। पहले हम इन सभी को अनुपात को दिखाएंगे कि इरविन 4 ग्राफ ने जो दिया था ये किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीएनए पर प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन क्षार की मात्रा हमेशा पायरिमिडिन समूह के क्षार के बराबर होता है। अब बराबर कैसे होता है वो देखिए। तो देखिए प्यूरिन में क्या पाया जाता है आपका, प्यूरिन में आपका पाया जाता है एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। और पायरिमिडिन में आपका क्या पाया जाता है, पायरिमिडिन के अंतर्गत आ जाएगा साइटोसिन और थायमिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। ये दो हो गया आपका। अब यहां पे मानते हैं कि एडेनिन की मात्रा कितना है 300, तो ये आप दे दीजिए 300 प्लस गुआनिन की मात्रा कितना है इसमें 1700, ये आप 1700 दे दीजिए बटा थायमिन की मात्रा कितना है 300 प्लस साइटोसिन की मात्रा 1700। अगर हम जोड़ते हैं तो 1700 3000 के 300 कितना हो गया 2000, और एक कितना हो गया 1700 300 कितना हो गया 2000, एक कट जाएगा कितना बचेगा 1। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी विशेष जाति का जो अनुपात होता है प्यूरिन हमेशा पायरिन के बराबर होता है। तो इसका जो हम कह सकते हैं कि एडेनिन प्लस गुआनिन बटे थायमिन प्लस साइटोसिन का अनुपात कितना होता है 1 होता है। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करेंगे, एक बार 2 बार रिपीट करेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतनी आसानी से समझ में लोगों को नहीं आती है, इसीलिए हमें बार बार इस क्वेश्चन को लेना होगा। 2 3 4 लेंगे समझ में आ जाएगा। चल फिर से हम लेते हैं, परसेंट में लेते हैं आपके, ठीक है। एक डीएनए पर देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए कहता है कि डीएनए अणु में साइटोसिन की मात्रा 18% है, 18% है। तो एडेनिन का प्रतिशत बताएं, तो एडेनिन का प्रतिशत बताएं, ठीक है। देखिए हमने बताया कि यदि आप न्यूक्लियोटाइड लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के साथ, और यदि आप परसेंटेज हो तो परसेंटेज के साथ। अब यहाँ बात आती है कि मानते हैं कि जितना आपको एडेनिन पाया जाता है डीएनए पर उतना ही क्या पाया जाता है आपका थायमिन। जितना एडेनिन होगा उतना ही किसकी मात्रा होगी थायमिन की। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि जितनी मात्रा एडेनिन का उतना मात्रा थायमिन का, मुरलता हमेशा समान होगा, ठीक है। जितनी मात्रा साइटोसिन की होगी उतना ही मात्रा किसका होगा गुआनिन का होगा। अगर मानते हैं यहाँ पे साइटोसिन की मात्रा, प्रतिशत का मतलब 100 मान लीजिए, मानते हैं कि 100% हमने माना, 100% में से 18% किसका है, तो 18% मात्रा है साइटोसिन का, तो 18% हमने मिला दिया साइटोसिन, प्लस जितना साइटोसिन की मात्रा उतना ही किसका होता है गुआनिन का, तो 18% आपका ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो 18 दूनी कितना हो गया आपका 36%। तो 100 में से 36% चला गया तो कितना परसेंट बच गया आपका 64%। ध्यान रखिएगा, माना हमने 100% में से साइटोसिन की मात्रा 18%, तो गुआनिन तो बराबर होता है, तो 18% ये भी होगा, तो 18 36 बच गया। 100 में से 36 गया 64%। अब 64% में से जितना थायमिन होगा उतना ही क्या होगा
एडेनिन, जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा। तो यदि बराबर करना है तो भाग दे देंगे 64 में 2 से, 32 आ गया। ठीक है, तो जितना तो 32% एडेनिन और 32% आपका क्या होगा, थायमिन। तो ये आपका बराबर बराबर इक्वल हो गया। अब मानते हैं किसी विशेष जाति के लिए अस्थायी कैसे हुआ, तो देखिए जितना प्यूरिन उतना पायरिमिडिन, यानी कि हम ये कह दें कि प्यूरिन की मात्रा बराबर पायरिमिडिन की मात्रा। ठीक है, तो प्यूरिन की मात्रा कितना है यहाँ पे, तो प्यूरिन में कौन कौन आता है, A+G। ठीक है, बटे पायरिमिडिन की मात्रा साइटोसिन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, अब एडेनिन की मात्रा कितना है आपका 32% प्लस गुआनिन की मात्रा देखिए कितना है आपका 18%। यही सेम हो जाएगा क्योंकि एक प्यूरिन एक पायरिमिडिन होता है। तो थायमिन की मात्रा आपका 32% और ये आपका साइटोसिन की मात्रा आपका 18%। तो 32-18 हो गया 50/50, कट के आ गया 1। यही चीज़ हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जितनी मात्रा एडेनिन की होगी, यानी कि जितनी मात्रा एक डीएनए पर जितनी मात्रा एडेनिन का होगा, एडेनिन का होगा उतना ही मात्रा साइटोसिन का भी उतना ही मात्रा एडेनिन थायमिन, ठीक है, थायमिन का होगा। ठीक है, जितनी मात्रा एडेनिन का उतना ही मात्रा थायमिन का। इसके बाद एक डीएनए पर जितनी मात्रा साइटोसिन का होता है उतने ही मात्रा गुआनिन का होता है, गुआनिन का भी होता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इस चीज को, कभी भी नहीं भूलिएगा। हम दोनों तरीकों से आपको बताए हैं। दोनों तरीकों से कैसे बताएं कि यदि एक डीएनए में 18% मानते हैं कि एडेनिन है, बराबर बराबर कर देना है। ठीक है, जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना गुआनिन होगा। ये मोरलता के बारे में हमने बताया। यदि प्यूरिन और पायरिमिडिन को देखिए तो एक प्यूरिन और एक पायरिमिडिन को अलग कर दीजिए तो उसका अनुपात कितना आता है, 1। देखिए किसी भी जाति के लिए प्यूरिन की मात्रा A+G, पायरिमिडिन हो गया साइटोसिन प्लस थायमिन प्लस साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है तो ये दोनों तो बराबर हो गया। साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ता है, ये दोनों भी बराबर हो गया। तो जब दोनों बराबर है तो उसकी मात्रा कितना हो गई, 1 हो गई। तो फिर से हम बता दे रहे हैं, देखिए मोरलता का मतलब दोनों का परसेंटेज समान, और यदि प्यूरिन और पायरिमिडिन कहा जाए तो उसकी मात्रा 1 होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक डीएनए अणु में साइटोसिन की मात्रा मानते हैं लेकर के 38% है। ठीक है, तो गुआनिन का निकालिए, तो गुआनिन का निकालिए। तो यदि गुआनिन का निकालना हो डायरेक्ट आप बता सकते, जितना होगा आपका साइटोसिन उतना ही मात्रा गुआनिन का मोरलता होता है। ठीक है, तो यह मोरलता जो हमने इरविन चार्ट ग्राफ का दिया उस मोरलता के अनुसार भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब ये हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। डीएनए की संरचना आप अच्छी तरीकों से ध्यान रखिएगा। इसको फिर से दिखा देते हैं। डीएनए का जो बैकबोन होता है शुगर प्लस फॉस्फेट के बने होते हैं, अंदर की ओर नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये तीनों चीज मिलकर के एक आपका न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। ये डीएनए की जो श्रृंखला होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इनकी सिरा हमेशा स्वतंत्र होता है। एक सिरा 5 प्राइम तो इसका अगला सिरा 3 प्राइम होगा, एक सिरा 3 प्राइम है तो इसका अगला सिरा जो है 5 प्राइम होगा। ठीक है, इन सभी चीज को आप यहाँ से देख लीजिएगा ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना मात्रा एडेनिन का है उतना मात्रा थायमिन का, जितना मात्रा साइटोसिन उतना मात्रा गुआनिन का है। अगर मानते हैं कि किसी जाति के लिए प्यूरिन और पायरिमिडिन की मात्रा है तो हमेशा 1 होता है, ये आपका निर्धारित होता है। ठीक है,
एडेनिन प्लस गुआनिन ये प्यूरिन हो गया, और थायमिन प्लस साइटोसिन, साइटोसिन प्लस थायमिन का दीजिए, ये आपका पायरिमिडिन हो गया। दोनों का मात्रा एक हो गया। आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे। एक डीएनए मानते हैं कि एक डीएनए पे 5000 न्यूक्लियोटाइडों की संख्या है, जिसमें से 5000 न्यूक्लियोटाइडों की संख्या है, जिसमें से गुआनिन की मात्रा 750 है, 750 है, तो बाकी सभी क्षारों को बताएं। ठीक है। फिर एक डीएनए पर एडेनिन की मात्रा, एक डीएनए पर एडेनिन की मात्रा 45% है। ठीक है, तो बाकी को निकालिए, बाकी क्षारों को निकाल लीजिए। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, सभी को आप निकालते चल जाइएगा। बहुत ही सिंपल है। कल के लेक्चर में हम इसको विशेषताएं देख लेंगे कि डीएनए की क्या क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के आधार पर जो है हम बाकी सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। बाकी आगे हम फिर इसकी चर्चा करेंगे। आपके वाटसन एवं क्रिक की जो संरचना है, इसकी हम चर्चा यहाँ पर आगे में करेंगे। आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, कभी भी दिक्कत आपका नहीं होगा।